नमस्ते, हिंदी अर्थ में आपका स्वागत है। हाजिर हैं 25 प्रश्न को लेकर के आज फिर। तो चलिए देखते हैं कि ये 25 प्रश्न कौन से हैं। ये पहला प्रश्न आपके सामने है। लिखा है कि अनल पाखी 2021 में प्रकाशित एक जीवनी है जिसे अंकित नरवाल ने लिखा है। यह जीवनी किस एक बड़े आलोचक की जीवनी है? विकल्प में है आपके एक नामवर सिंह, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा मलयज, चौथा डॉक्टर रघुवंश। इन चार में से किसी एक की जीवनी ये है जिसे अंकित नरवल ने 2021 में लिखा है। तो इसका सही उत्तर है नामवर सिंह के ऊपर यह जीवनी लिखी गई है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 जो कि आपके सामने है, कह रहा है कि 2021 में युवा चर्चित कथाकार तरुण भटनागर की कहानी संग्रह कौन सी है? यहाँ पे कौन है वो गलत हो गया है। ठीक, तो एक बार फिर प्रश्न 2021 में युवा चर्चित कथाकार तरुण भटनागर की कहानी संग्रह कौन सी है? जल प्रलय, इस जल प्रलय में नाव, या विकल्प डी प्रलय। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर है प्रलय में नाव। इस जल प्रलय में यह एक रिपोर्टाज है जो कि रेणु द्वारा लिखा गया है। तो हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न ये आपके सामने है कि 2021 में प्रकाशित किस्सा गोई किस प्रकार की रचना है? ये प्रश्न एक बार फिर, 2021 में प्रकाशित किस्सा गोई किस प्रकार की रचना है? विकल्प है आपके सामने। विकल्प ए कविता, विकल्प बी कहानी, विकल्प सी उपन्यास, विकल्प डी नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, यानी कि कविता। हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि आग की हंसी एक चर्चित कहानी संग्रह है। यह किस कहानीकार का संग्रह है? विकल्प में है एक गिरिराज किशोर की, बी योगेंद्र आहूजा की, सी लोक बाबू की, डी पंकज सुबीर की। तो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको उत्तर इसका बता रहे हैं कि ये जो उत्तर है आग की हंसी कहानी संग्रह है, योगेंद्र आहूजा की ये कहानी संग्रह है और काफी चर्चित कहानी है जिसे यूजीसी में भी पूछा गया है। तो गिरिराज किशोर की 2021 में कहानी काफी चर्चित है जो कि प्रकाशित है वागर्थ में, और उस कहानी का नाम है मुंबई लोकल्स। तो एक याद रखने वाली बात है कि गिरिराज किशोर की कहानी संग्रह है मुंबई लोकल्स। और इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर है योगेंद्र आहूजा, आग की हंसी योगेंद्र आहूजा। इसी के साथ लोक बाबू का एक उपन्यास इस साल 2021 में प्रकाशित है और वो काफी चर्चा बटोरा हुआ है। तो उस उपन्यास का नाम है, लोक बाबू के उपन्यास का नाम है अबूझ मांड। तो इस तरह से हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और पांचवा प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में, यहाँ पे ही होना चाहिए, हे हो गया है, हाल ही में प्रकाशित कथालोचना के प्रतिमान, जो कि एक कथा सैद्धांतिकी है, यह पुस्तक किस आलोचक की है? विकल्प में आपके है पहला ए विनोद शाही, बी नामवर सिंह, सी रोहिणी अग्रवाल, डी निवेदिता मेनन। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसका उत्तर, सही जो उत्तर है वो है रोहिणी अग्रवाल की ये रचना है। कथा आलोचना की मान रोहिणी अग्रवाल की है, और जबकि नामवर सिंह की जो चर्चित कथा आलोचना की किताब है वो है
कहानी, नई कहानी और इसके साथ साथ कविता के नए प्रतिमान, जो कि कविता सैद्धांतिकी पर लिखी गई वो किताब है। तो इस कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान में भी अंतर है। कविता के नए प्रतिमान जैसा कि भी बताया नामवर सिंह, और नई कविता के प्रतिमान वो है लक्ष्मीकांत वर्मा की। हम आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपके सामने है कि ये व्याकरण से है। रमेश में कौन सी संधि है? रमेश में कौन सी संधि है? यहाँ पे होना चाहिए में, मुझसे टाइप में दिक्कत हुई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? में। ठीक, तो रमेश में कौन सी संधि है? आपके सामने विकल्प है ये। विकल्प एक है दीर्घ संधि, विकल्प बी है गुण संधि, विकल्प सी है वृद्धि संधि, और विकल्प डी है यण संधि। तो आप जल्दी से इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर है गुण संधि। जब इसका नियम है गुण संधि का, जब आ के बाद कोई भिन्न स्वर यानी ई या उ या री आए तो ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। तो यहाँ पे आ मतलब रमा धन ईस, यानी रमा के बाद, मतलब रमा के बाद रमा के जो रमा में अंतिम जो वर्ण आया है वो है आ, है ना। रमा में जो है अंतिम वर्ण आया है आ, इसलिए आ के बाद रमा प्लस ईस बराबर होता है रमेश ना, और ये हो गया ईस। ठीक, तो आ के बाद कोई आ के बाद ई या उ मतलब दीर्घ ई या लघु ई या ह्रस्व दीर्घ उ या री आए तो उसका क्या हो जाता है? ई का ए होता है और उ का ओ होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? आ के बाद बड़ी ई मिल रही है या दीर्घ ई मिल रही है, तब भी क्या हो जाएगा? आ और ई मिल करके क्या बना देंगे? ए। ठीक, आ और ई मिल करके क्या बनाएंगे? ए। ठीक, ये हो जाएगा। तब यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश। ठीक, तो इस तरह से इसका सही उत्तर गुण संधि है। रमेश में गुण संधि है। ऐसे ही आपसे पूछ ले रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें स्वर संधि का गुण संधि होगा। ठीक, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 4 आपके सामने लिखा हुआ है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, और एक जो नहीं लिखा वो है अयादि। तो इन 5 में से रमेश कौन से संधि में आएगा? गुण संधि में आएगा। हम 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अनुकंपा में कौन सा अर्थ है? अनुकंपा का सही अर्थ क्या है या सही अर्थ है? तो बेसिक रूप से आप इसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे ABC हमारे बॉक्स में लिखिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसका सटीक जो अर्थ होगा उसको एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसके उत्तर को उत्तर का चयन करते हैं। तो इसका विकल्प ए कह रहा है कि अपने से छोटे की भलाई करना। विकल्प ए कह रहा है कि अपने से छोटे की भलाई करना। विकल्प बी कह रहा है अनुकंपा का अर्थ क्या ये हो सकता है कि किसी की दयनीयता पर की गई कृपा, उसे अनुकंपा कहते हैं। या विकल्प सी कह रहा है कि सहानुभूतिपूर्ण कृपा, उसे अनुकंपा कहते हैं। या विनम्रतापूर्ण आग्रह यानी विकल्प डी, इसे हम अनुकंपा कहते हैं। तो इन चारों में से अनुकंपा का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से अपने विकल्प को चुने, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही अर्थ जो है वो है सटीक अर्थ है वो है सहानुभूतिपूर्ण कृपा। सहानुभूतिपूर्ण कृपा को क्या कहते हैं? अनुकंपा कहते हैं। अपने से छोटे की भलाई करना, विकल्प ए की तरफ ध्यान दीजिए कि अपने से छोटे की भलाई करना उसको कहते हैं अनुग्रह। उसको क्या कहते हैं? अनुग्रह। ठीक,
इसको कहते हैं अनुग्रह। अपने से किसी छोटे की जब हम भलाई करते हैं तो वो हो जाता है अनुग्रह। ठीक। जब हम किसी की दयनीयता पर कृपा करते हैं तो उसको कहते हैं दया। ठीक। जब हम किसी की दयनीयता पर कृपा कर देते हैं तो वो होता है दया। जब हम सहानुभूति पूर्ण कृपा करते हैं, किसी के साथ अपनी सिंपैथी जताते हैं, तो वहां पे अनुकंपा होता है। इसके साथ जब चौथा है कि विनम्रता पूर्ण आग्रह किसी से करते हैं तो वो अनुरोध होता है। वो क्या होता है, हम किसी के अनुरोध करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, एक तरह से हम विनम्रता पूर्ण, हम गुस्से में जाकर के उनसे नहीं करेंगे, हम विनम्रता के साथ आग्रह करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुरोध। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार फिर आपको सरसरी निगाह से बता देते हैं 7वें प्रश्न का उत्तर कि अनुकंपा का सही अर्थ सहानुभूतिपूर्ण कृपा होती है। अपने से छोटे की जब हम भलाई करते हैं तो उसको अनुग्रह कहते हैं। किसी की दयनीयता पर हम जब कृपा कर देते हैं तो वो दया हो जाता है, और विनम्रता पूर्ण आग्रह जब करते हैं तो अनुरोध होता है। हम 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप पेशेंस अपने बनाए रखिए। 8वां प्रश्न आपके सामने है और 8वां प्रश्न कह रहा है कि उदय प्रकाश के किस रचना पर साहित्य अकादमी 2010 मिला है। विकल्प है कबूतर कबूतर, मोहनदास, पीली छतरी वाली, दरियाई घोड़ा। तो इन चार में से वह कौन सा उत्तर सही है जिसे साहित्य अकादमी मिला है 2010 में, और वह रचना है उदय प्रकाश की। जल्दी से अपने विकल्प को चुने। इसका उत्तर मैं बता रहा हूं कि ये सही उत्तर है मोहनदास। मोहनदास उदय प्रकाश की लंबी कविता की, लंबी कहानी की परंपरा में आती है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है और ये कह रहा है कि अलका सरावगी का उपन्यास नहीं है। ध्यान देने की बात है, पूछा जा रहा है नहीं है, तो कौन सा एक उपन्यास है इसमें से, चारों विकल्प में से, जो अलका सरावगी का नहीं है। विकल्प एक कह रहा है कली कथा वाया बाईपास, विकल्प बी कह रहा है शेष कादम्बरी, विकल्प सी कह रहा है एक ब्रेक के बाद, और विकल्प डी कह रहा है कि अवान्तर कथा। इन चारों में से एक जो है उपन्यास, ये चारों उपन्यास है और इसमें से एक उपन्यास अलका सरावगी का नहीं है, तो वो कौन सा है। उत्तर जल्दी से दें। और इसका सही जो उत्तर है विकल्प डी है, यानी अवान्तर कथा। अवान्तर कथा जो है अनामिका जी का एक उपन्यास है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि कली कथा वाया बाईपास कई बार मिलान करने के लिए पूछ देता है अलका सरावगी के उपन्यासों का क्रम। तो अलका सरावगी की उपन्यास जो है, ये जो उपन्यास आया है, ये उपन्यास 1998 में प्रकाशित हुआ है, कली कथा वाया बाईपास। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 1998 में कली कथा वाया बाईपास आया है। शेष कादम्बरी जो है इनका, ये उपन्यास आया 2001 में। ठीक, 2001 में। एक ब्रेक के बाद ये आया 2008 में। तो ठीक, ये जो आया है 2008 में। अवान्तर कथा एक तरह से अनामिका जी का उपन्यास है। इस उपन्यास को पूछे जाने की संभावना इसलिए ज्यादा है कि 2020 के लिए अनामिका जी को 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और उनके जो कविता संग्रह के लिए दिया गया है उसका नाम है दिगंत में टोकरी, टोकरी में दिगंत। आगे हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपके सामने है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश दलित चिंतकों के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यासकार है। प्रश्न एक बार फिर, अधिकांश दलित चिंतकों के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यासकार है। विकल्प एक जयप्रकाश करदम, विकल्प बी मोहनदास नैमिषारण्य, विकल्प सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, विकल्प डी मदन दीक्षित। तो इस चार विकल्प में से वह कौन सा उपन्यासकार है जो हिंदी का पहला दलित उपन्यासकार का दर्जा प्राप्त करता है। तो इसका सही उपन्यास है जयप्रकाश करदम।
जयप्रकाश करदम का जो उपन्यास छप्पर है, सॉरी, ये छप्पर जो उपन्यास है, इस छप्पर के लिए उन्हें 1994, ये जो छप्पर छपा है ये 1994 में पहली बार ये प्रकाशित होती है, और हिंदी दलित साहित्य उपन्यास में यह अपना पहला नाम दर्ज कराती है। मोहनदास नेमिसराय ये पहले उपन्यासकार नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जब हम दलित आत्मकथा की बात करते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जूठन रचना है ना, वो जूठन हिंदी की पहली जो है दलित आत्मकथा है। ठीक है। इसके साथ एक मदन दीक्षित का भी एक रचना है जो कई बार पूछ ली जाती है, मोरी की ईंट। तो मोरी की ईंट को जो है कि वो भी उपन्यास है, वो भी काफी चर्चित उपन्यास है, इसलिए उसको भी पूछा जाता है। तो ये चारों याद करने की चीजें हैं। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि निम्न में से असंगत का चयन करिए। एक ऐसी रचना है जो 3 में संगत नहीं बिठा पाती है। वो संगत चाहे किसी तरह का हो सकता है, मतलब विधा को लेकर के हो सकता है, सन को लेकर के हो सकता है। तो इस तरह के आधार पर वो असंगत है। तो आप गेस कर सकते हैं, एक तरह से ये हिंदी का रीजनिंग है। विकल्प आपके सामने: सपना अभी भी, आत्मजयी, आम के पत्ते, ब्योमकेश दरवेश। एक बार विकल्प फिर: सपना अभी भी, आत्मजयी लिख गया लेकिन वो जयी है, आम के पत्ते, व्योमकेश दरवेश। तो ये जो है इसमें से जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है ना। ये विकल्प डी जो है सही है। व्योमकेश दरवेश इन तीनों से अलग है। ये जो तीनों हैं एक तरह से सपना अभी भी, आत्मजयी, आम के पत्ते, ये तीनों काव्य संग्रह हैं। लेकिन एक चीज इनमें से कॉमन है चारों में, कि इन चारों को ही व्यास सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, इन चारों को ही व्यास सम्मान मिला है। सपना अभी भी को 1994 में व्यास सम्मान मिला है, और ये रचना जो है वो धर्मवीर भारती का है। तो धर्मवीर भारती जी को 1994 में व्यास सम्मान मिला है, 1994। ठीक, और ये डेट छप्पर का भी है 1994। तो ये धर्मवीर भारती का है। ठीक, और आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। ये भी, इसको भी जो है व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, और ये जो इसको जो सम्मान मिला है व्यास सम्मान 1995 में। ठीक है, और आम के पत्ते भी कविता है, कविता संग्रह है, लेकिन ये इसे 2013 में व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, 2013 में व्यास सम्मान दिया गया है। और ये काव्य जो है संग्रह है रामदरस मिश्र जी का। किसका है? रामदरस मिश्र जी का। ठीक है, तो रामदरस मिश्र जी का आम के पत्ते, आत्मजयी कुंवर नारायण, और सपना अभी भी धर्मवीर भारती, इन तीनों ये जो तीनों है काव्य संग्रह है, इसलिए एक समान है। इन तीनों को ही व्यास सम्मान मिला है, ये भी समान है। व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान मिला, यहाँ पे समानता है, लेकिन व्योमकेश दरवेश जो है संस्मरण है। ठीक है, व्योमकेश दरवेश जो है एक क्या है, ये संस्मरण है विश्वनाथ त्रिपाठी का। ठीक, किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। ठीक, इसे 2013 में मिला है, और 2011 में आम के पत्ते को मिला है। ठीक है, 2011 में आम के पत्ते को मिला है, 2013 में व्योमकेश दरवेश को मिला है। तो ये कुल मिलाकर के असंगत का चयन करना था, जिसमें से व्योमकेश दरवेश संगत नहीं बिठा पाया उपर्युक्त ABC से। हम आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
ये लिख रहा है कि निम्न में से स्त्री नाटककार की रचना कौन सी है। ये एनटीए नवंबर 2020 में पूछा गया, यानी नेट के लिए पूछा गया ये प्रश्न है, अभी पिछले साल। तो इसमें से पूछ रहा है कि स्त्री नाटककार की रचना कौन सी है, यानी दो इसमें से दो या तीन, या कोई दो अलग है या कोई एक अलग है जो स्त्री नाटककार का है और बाकी जो है पुरुष का हो सकता है। तो विकल्प एक ए है प्रजा ही रहने दो, ठीक। विकल्प बी है बिना दीवारों का घर। विकल्प सी है उत्तर उर्वशी। विकल्प डी है नेपथ्य राग। तो इसका जो सही विकल्प है, विकल्प एक कह रहा है कि ए और बी सही है। विकल्प बी कह रहा है कि विकल्प दो कह रहा है कि बी और सी सही है। विकल्प तीन कह रहा है कि बी और डी सही है। विकल्प चार कह रहा है कि सी और डी सही है। यानी ए बी कह रहा है कि प्रजा ही रहने दो बिना दीवारों का घर दोनों स्त्रियों का है, लिखा हुआ नाटक है। दो कह रहा है कि बी और सी स्त्री नाटककारों का है, बिना दीवारों का घर और उत्तर उर्वशी। जब सी कह रहा है कि बी और डी यानी बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग ये स्त्रियों का जो है नाटक है। विकल्प चार कह रहा है कि सी और डी जो है स्त्री नाटककारों का है। तो इसका सही विकल्प जो है वो बी और डी है, यानी बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग ये दोनों जो है स्त्री मतलब महिला नाटककारों का ये नाटक है। एक जो नाटक है जो बिना दीवारों का घर 1995 में, कब 1995 में 1995 में ये लिखा गया नाटक है, और ये नाटक जो लिखा गया है मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और नेपथ्य राग जो है ये लिखा गया है मीरा कांत के द्वारा। नेपथ्य राग जो है ये मीरा कांत के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो मूल थीम है नेपथ्य राग का, कि ऐसा राग जो सामाजिक रंगमंच पर हमेशा पीछे रहा है, लेकिन वो संघर्ष करता रहा है कि केंद्र में जो भी रंगमंच उपस्थित है, यानी इस समाज में समाज का जो केंद्रीय रंगमंच है उस रंगमंच पर उस राग को भी स्थान मिले, यानी उन महिलाओं को भी जो है जो सामाजिक केंद्रीय क्रियाकलाप है उसमें उसको जगह मिले, उसकी अस्मिता की पहचान को सराहा जाए, उसके संघर्षों को सराहा जाए। तो नेपथ्य राग जो है मीराकांत का एक तरह से सदियों से जो दबाई गई स्त्रियां हैं या उनके अधिकारों को छीना गया है या उनको सम्मान को नहीं दिया गया है जबकि वो हकदार हैं, वही उनका नेपथ्य राग है। वो चाहे 5000 साल पहले की स्त्रियां हो चाहे आज की स्त्रियां हो, दोनों को वो सही अधिकार या सही सम्मान नहीं मिलता है जबकि वो जितने के लिए डिजर्व करती हैं। तो ये सही रहा कि ये जो बी और डी यानी बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग ये दोनों ही नाटक है। एक ने बिना दीवारों का घर 1995 में मन्नू भंडारी ने लिखा और नेपथ्य राग मीरा कांत ने लिखा। प्रजा ही रहने दो, बचे जो दो है विकल्प हैं उसको भी हम चर्चा कर लें कि प्रजा ही रहने दो। प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर जी का ये नाटक है। और जो है उत्तर उर्वशी जीडीसी में पूछा गया ये प्रश्न है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर उर्वशी जो है हमीदुल्लाह का 1979 में लिखा गया। हमीदुल्लाह का एक बार और कि हमीदुल्लाह का लिखा गया ये नाटक है, कब लिखा गया है 1979 में, ठीक। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है और ये प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि तीन अपाहिज किस प्रकार का नाटक है। प्रश्न एक बार फिर, तीन अपाहिज किस प्रकार का नाटक है। विकल्प आपके सामने चार है। विकल्प ए कह रहा है कि सामाजिक, विकल्प बी कह रहा है ऐतिहासिक, विकल्प डी कह रहा है राजनैतिक, विकल्प सी कह रहा है राजनैतिक और विकल्प डी कह रहा है विसंगति नाटक। इसका कम से कम उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विसंगति नाटक। और विसंगति नाटकों का जो इतिहास रहा है हिंदी में
वो रहा है कि उसकी जो शुरुआत होती है वो भुवनेश्वर के जो नाटक एकांकी है ऊसर, उससे इसको माना गया है कि जो विसंगत यानी कि अंग्रेजी में इसे एब्सर्ड कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जो एब्सर्ड है वही हिंदी में विसंगत कहते हैं, और इसकी जो शुरुआत होती है हिंदी में ऊसर से होती है, यानी भुवनेश्वर से होती है। ऊसर के जो रचनाकार है भुवनेश्वर हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, और प्रश्न नंबर 14 जो है आपके स्क्रीन पर ही है। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि यम गाथा एक नाटक है, और इस नाटक के नाटककार कौन है? विकल्प आपके सामने है: असगर वजाहत, दशरथ ओझा, नरेंद्र मोहन, दूधनाथ सिंह। इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी है, यानी कि दूधनाथ सिंह यमगाथा के नाटककार हैं। बेसिकली इनको हम कथाकार के रूप में जानते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया कि समकालीन नाटककार हैं। तो इन चारों में से विकल्प डी सही है। यमगाथा के जो नाटककार हैं वो हैं दूधनाथ सिंह। हम प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, और प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि विचारधारा का अंत किस आलोचक ने घोषणा की? विकल्प एक है जैक दारिदा या जाक दारिदा, विकल्प बी है डेनियल बेल, विकल्प सी है रोला बर्थ, विकल्प डी है लायन ट्रिलिंग। तो इसका जो सही अर्थ है, सही विकल्प है डेनियल बेल ने विचारधारा का अंत किया है या कहा है कि उत्तराधुनिकता में जब हम आते हैं तो सभी विचारधाराओं का एक तरह से अंत माना जाता है, और इसकी जो शुरुआत की वो डेनियल बेल के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है कि उत्तर आधुनिकतावाद का जनक किसे माना जाता है? ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा हुआ था 2019 में, उसमें पूछा है कि उत्तर आधुनिकतावाद का जनक किसे माना जाता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद का जनक के लिए हमारे पास विकल्प है: क्या जाक देरिदा है इसके जनक, या एफ.आर. लुईस है, या रोला बर्थ है, या जियां फ्रांकाइस लैत्योर है। तो इन चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है, उस विकल्प पे आप चुने। और ये जो पाश्चात्य साहित्य से जो क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन जीडीसी में, वहां पे पूछे जाने की इससे संभावनाएं रहती हैं। एक दो क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का जनक कौन है, विचारधारा का अंत किसने किया, या लेखक की मृत्यु किसने की कहा है। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प 4 जो है जा फ्रेंकोइस ल्यात्योर, इसने कहा है, इसे माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का जनक है ये। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियां हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आप सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं, है ना? ठीक है, इसका सही विकल्प है 52 ध्वनियां हैं। लेकिन जो कामता प्रसाद गुरु हैं हमारे प्रथम वैयाकरण हिंदी के, तो कामता प्रसाद जी के अनुसार जो हिंदी में कुल ध्वनियां हैं वो 43 हैं। ये डिग्री कॉलेज में कई बार पूछ लेता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी ध्वनियां हैं हिंदी में। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 है, लेकिन पूछा जाए कि कुल ध्वनियां कितनी हैं हिंदी में, तो कुल ध्वनियां हिंदी में 52 है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि हिंदी की पार्श्विक ध्वनियां है, विकल्प 4 में से कोई एक हिंदी की पार्श्विक ध्वनियां है या ध्वनि है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो विकल्प 1 है य और व, विकल्प बी है श, विकल्प डी है र, और विकल्प सी है र, और विकल्प डी है ल। तो इन चारों विकल्प में से एक जो ध्वनि है वो पार्श्विक ध्वनि का दर्जा पाई हुई है हिंदी में, वो ध्वनि है
इसका सही उत्तर है डी, यानी ल जो है हिंदी की पार्श्विक ध्वनि है। इसके साथ साथ और जो ध्वनियां हैं इसका भी हम आपको उच्चारण स्थान बता देते हैं, या उसे क्या कहा जाता है। तो जो य व है, इसे कहते हैं कि हिंदी में से एक तरह से अर्ध स्वर का दर्जा प्राप्त करती हुई ये ध्वनियां हैं। कई बार पूछ लेता है कि हिंदी में कौन सा व्यंजन है जो अर्ध स्वर का दर्जा रखे हुए हैं। तो य और व किसका दर्जा रखे हुए हैं, यानी एक तरह से अर्ध स्वर है, न ये व्यंजन है ना ही ये पूर्ण रूप से स्वर है। ठीक है, तो ये क्या है, अर्ध स्वर है। ठीक, इसके साथ स क्या है, ये उसमें व्यंजन ध्वनियां हैं जो कि आप लोग जानते हैं, यानी स स श और ह। र जो है इसे लुंठित भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ लुंठित के साथ साथ इसे कहा जाता है कि प्रकंपित भी इसे बोला जाता है, प्रकंपित। ठीक, हम चलते हैं विकल्प प्रश्न नंबर 19 की तरफ, और प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ही है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि रूपांतर के आधार पर शब्दों का जो है भेद होता है, वो कितने भेद हैं। तो ये है आपके सामने। रूपांतर के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, एक भेद है, दो भेद है, तीन भेद है, या चार भेद है। तो उत्तर इसका सही है, शब्दों के आधार पर रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद हैं, वो है दो होता है, यानी कि विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी रूपांतर के आधार पर हम शब्द के दो भेद करते हैं, एक कहते हैं कि विकारी है और दूसरा कर देते हैं अविकारी। ठीक, इसी तरह रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, एक को हम कहते हैं कि रूढ़, दूसरे कहते हैं यौगिक, और तीसरे कहते हैं योग रूढ़। ठीक, यानी पहले रूढ़, दूसरा कह लें कि योग रूढ़ या यौगिक, और तीसरे कह देते हैं कि योग रूढ़। इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन है शब्द के, वो है उत्पत्ति के आधार पर उसके जो है चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज। यानी उत्पत्ति के आधार पर चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, या रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूपांतर के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है और ये कह रहा है कि ओष्ठ की स्थिति के अनुसार अ क्या है। विकल्प एक है आवृत्तिमुखी, विकल्प बी है वृत्तमुखी, विकल्प सी है उदासीन, विकल्प डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि अ जो होता है वो उदासीन होता है, उसको बोलने में होंठ न खुलता है न बंद होता है, बल्कि वो कोई क्रिया नहीं करता है और एक तरह से अपनी स्थिति को उसी तरह बनाए रखता है। तो इसलिए उसे कहते हैं कि वो उदासीन है। यहाँ पे उदासीन है, बल्कि ये नहीं रहेगा। ठीक है, उदासीन है, अ की स्थिति क्या है, उदासीन है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने और ये कह रहा है कि राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। विकल्प आपके सामने है रामचरितमानस, विकल्प बी रामायण, विकल्प सी श्री रामार्चन पद्धति, विकल्प डी है रामायण कथा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रामायण कथा जो है राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है।
जिसे विष्णु दास ने लिखा है। हम जब बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यानी यह एक स्टेटमेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस महाकवि के लिए है? विकल्प है ए कबीर, विकल्प बी है जायसी, विकल्प सी है सूर, विकल्प डी है तुलसी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ऐसा जो भी परीक्षाएं होती हिंदी की उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती है इसकी। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कहा गया कथन है ये तुलसी के लिए कहा गया है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर है। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से एक सकर्मक वाक्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा या ध्यान से प्रश्न को पढ़िए कि निम्न में से एक सकर्मक वाक्य नहीं है, यानी उसमें कर्म उपस्थित नहीं है, उसकी पहचान कीजिए। ये केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। विकल्प एक है वह पढ़ रहा, यहाँ पे वह पढ़ रहा है, ठीक है। विकल्प बी वह गा रहा है, विकल्प सी वह सो रहा है, विकल्प डी वह स्नान कर रहा है। इसमें से एक सकर्मक वाक्य नहीं है, यानी वो अकर्मक है। तो इसका जो सही उत्तर है सी है, वह सो रहा है। सो रहा है मतलब उसमें कोई कर्म उपस्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का इलिमिनेशन थियरी से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो किस तरह से होगा, यानी ये अकर्मक है। तो ए को अगर हम देखें, इलिमिनेट करें ए को, ए कह रहा है कि वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पे कर्म छुपा है। क्या पढ़ रहा है? बोबियस सी बात होगी कि वह क्या पढ़ रहा होगा, कोई न कोई बुक पढ़ रहा होगा, कोई न कोई किताब पढ़ रहा होगा, ठीक। ऐसे में इलिमिनेशन थ्योरी पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें बी को कि वह गा रहा है, तो बेसिक जाहिर सी बात है वो गाएगा तो क्या, कोई गीत ही गाएगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का गीत गा रहा हो, लेकिन होगा गाना, वो गाएगा गीत। तो यानी यहाँ पे कर्म छुपा है। वह सो रहा है, वह सो रहा है, क्या सो रहा है? यहाँ पे वह गा रहा है, क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, गीत गा रहा है। वो पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब। तो क्या कहने से उत्तर मिल जा रहा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वह सो रहा है, क्या सो रहा है? क्या सो रहा नहीं, सो रहा है, इसका इसमें कर्म नहीं छुपा है, इसलिए यह क्या है, एक तरह से अकर्मक है, ठीक है। इसका सही उत्तर था सी, निम्न में से सार्थक वाक्य नहीं है, यानी सकर्मक वाक्य नहीं है, तो वो है सी। इसी तरह से अगर आप इलिमिनेट करें विकल्प डी को, तो ये कह रहा है कि वह स्नान कर रहा है। वह स्नान कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? वह स्नान कर रहा है मतलब पानी से ही वो स्नान कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कोई न कोई कर्म ही वहां पे मौजूद होगा। तो इन चारों में से जो है तीसरा विकल्प जो है ये अकर्मक है, बाकी तीनों विकल्प सकर्मक है, इसलिए उत्तर सही है विकल्प सी। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है और जो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि मैं बोरिसिल्ला किसका उपन्यास है? मैं बोरिसिल्ला किसका उपन्यास है? विकल्प ए मृदुला गर्ग, विकल्प बी ममता कालिया, विकल्प सी दीप्ति खंडेलवालकर, विकल्प डी महुआ माझी। एक बार फिर, मैं बोरिसिल्ला किसका उपन्यास है? विकल्प एक मृदुला गर्ग, विकल्प बी ममता कालिया, सी दीप्ति खंडेलवालकर, डी महुआ माझी। इसका सही उत्तर है डी, महुआ माझी का यह उपन्यास है। और इस समय महुआ माझी जो है कि झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं झारखंड में। तो ये उन्हीं का उपन्यास और खासे चर्चा बटोरा है। ये भी स्त्री विमर्श को लेकर के लिखा गया यह उपन्यास है। इसके साथ साथ अंत में अंतिम जो है प्रश्न आपके सामने है और यह जो अंतिम प्रश्न है आपके लिए है, यानी आपको इसका उत्तर ढूंढना है। लिखा है कि भित्ति चित्र निबंध संग्रह है, यह किसका है? यूजीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, भित्ति चित्र निबंध संग्रह किसका है?
ये आपके लिए प्रश्न है। हम ये आज का सेशन जो है अंत हुआ और हम छोड़ जाते हैं आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए। हम आशा करते हैं कि यदि आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर ज़रूर देंगे और एक खासी चर्चित जो है निबंध है। आगे फिर अगले दिन समय 7 बजे शाम को फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कोई सूचना होगी तो हम उसको अलग से एक वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुरक्षित रहिए, नींबू पानी पीजिए, विटामिन सी लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। जो भी SOPs हैं भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आप सेफ रहिए और दूसरों को सेफ करिए। नमस्कार।